गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। कोरोना के इस दौर में आप सभी स्वस्थ रहें, घर पर रहें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, यही उम्मीद करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में समुच्चयों के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट उससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा संबंध या रिलेशन। दो समुच्चयों में संबंध या रिलेशन कैसे डिफाइन किया जाता है? तो माना समुच्चय ए में हमारे पास 1, 2, 3 और समुच्चय बी में हमारे पास संख्या है 4, 5। तो हमने ए क्रॉस बी को डिफाइन किया था पहले पिछली क्लास में। ए क्रॉस बी का मतलब है इनके सबके ऑर्डर्ड पेयर जिसमें प्रथम अवयव समुच्चय ए का होगा और द्वितीय अवयव समुच्चय बी का। जैसे 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5। तो ये होता है इनका दो समुच्चयों का गुणन। कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, कार्तीय गुणन। समुच्चय ए में हमारे पास 3 अवयव थे, समुच्चय बी में 2 अवयव थे। तो ए क्रॉस बी में कुल कितने अवयव हो गए? 3 इंटू 2 बराबर 6। यानी अगर समुच्चय ए में m अवयव हो, समुच्चय बी में n अवयव हो, तो समुच्चय ए क्रॉस बी में कुल कितने अवयव होते हैं? m इंटू n। इतने अवयव होते हैं ए क्रॉस बी में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आप देखोगे कि ए और बी में संबंध का मतलब है कोई एक ऐसा रूल R डिफाइन कर दिया जाएगा जिससे हमें ए और बी के अवयव को आपस में संबंधित कर पाएंगे। मान लो कोई भी एक रिलेशन इस समुच्चय ए के अवयव का समुच्चय बी के अवयव से कोई एक ऐसा रिलेशन डिफाइन कर दिया गया है। मान लो ए जो है 1 है वो 4 से, 2 का रिलेशन 5 से और 3 भी 4 से रिलेटेड है। मान लो ये कोई रिलेशन डिफाइन किया गया है, तो रिलेशन में हमेशा जो अवयव आएंगे या जो रिलेशन हमेशा डिफाइन होता है वो हमेशा ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय ही होता है। यानी ए क्रॉस बी में सारी कंडीशन जो ए और बी के बीच में जो रिलेशन हो सकते थे वो सारी कंडीशन ए क्रॉस बी में होती है। तो जो भी कोई संबंध होता है वो हमेशा ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय ही बनेगा। जैसे यहाँ पे कोई रिलेशन डिफाइन किया गया है जिसमें 1 4 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है और 3 है वो 4 से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से एक रिलेशन है और आप देखोगे कि ये जो सारे अवयव है वो इस ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। तो जो भी कोई रिलेशन R होता है वो हमेशा ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। ए से बी में अगर कोई संबंध है तो हमेशा ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय ही होगा। ये हमें ध्यान रखना है। इसीलिए ए से बी में अधिकतम कितने रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं? तो अधिकतम रिलेशन डिफाइन करने का तरीका है जितने इसके उपसमुच्चय बन सकते हैं, क्योंकि रिलेशन का मतलब रिलेशन क्या होता है? इस ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होते हैं। तो ए क्रॉस बी के जितने अधिकतम उपसमुच्चय बन सकते हैं उतने ही रिलेशन आप ए से बी में डिफाइन कर सकते हो। तो ए से बी में कुल कितने संबंध? चलो इसको डायरेक्ट इसको सीधा याद रख लो आप कि ए से बी में अधिकतम संबंधों की संख्या, ए से बी में अधिकतम संबंधों की संख्या कितनी हो सकती है? जितने इसके उपसमुच्चय हो सकते हैं। और कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं इसके? हमने पढ़ा था उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, जहां n मान लो ए के उपसमुच्चय देखने हैं कुल कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं। तो ए में अगर n अवयव है तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n। वैसे ही इसके कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं? तो इसमें कितने अवयव हो सकते हैं मैक्सिमम?
मान लो समुच्चय ए में, यहाँ पे लिख देते हैं, माना समुच्चय ए में कुल m अवयव है, समुच्चय बी में कुल n अवयव है, तो ए से बी में अधिकतम संबंधों की संख्या कितनी होगी, जितने a क्रॉस b के उपसमुच्चय होंगे, और a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे, m इंटू n, तो इसके उपसमुच्चय हो सकते हैं अधिकतम 2 की पावर m इंटू n। तो यदि समुच्चय a में m अवयव है, समुच्चय b में n अवयव है, तो a से b में अधिकतम संबंधों की संख्या है वो हो सकती है 2 की पावर m इंटू n। ये ध्यान रखना हमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये इसका मतलब है कि ये क्या है, 2 की पावर m इंटू n a क्रॉस b के उपसमुच्चय। अब a क्रॉस b के उपसमुच्चय में आपको मैंने बताया था, जहां हमने उपसमुच्चय पढ़ा था कि फाई भी a क्रॉस b का उपसमुच्चय होता है, यानी रिक्त समुच्चय भी हमेशा a क्रॉस b का उपसमुच्चय होता है। तो यदि जैसे एक क्वेश्चन में हमने किया था, यदि आपसे ये पूछा जाए कि a से b में अधिकतम संबंधों की संख्या, अरिक्त संबंधों की संख्या पूछी जाए, क्योंकि ये रिक्त है, तो अरिक्त संबंधों की अगर संख्या पूछी जाए तो a से b में अरिक्त संबंधों की संख्या ये हो जाएगा 2 की पावर m इंटू n माइनस 1, क्योंकि ये जो एक जो समुच्चय होता है इसका वो हमेशा रिक्त होता है, और n पूछा है तो इसको हम हटा देंगे उनमें से, तो 2 रेज़ टू पावर m इंटू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा a से b में अरिक्त संबंधों की संख्या। अब दूसरा है, यदि समुच्चय A में संबंध, अब की बार आपको एक ही समुच्चय दिया गया है, उसमें संबंध आपसे पूछा है कि कितने संबंध डिफाइन कर सकते हैं, तो इसमें जो रिलेशन होंगे, अब की बार B की जगह भी A है, हमारे पास दोनों जगह A समुच्चय है, तो जो संबंध होगा वो हमेशा A क्रॉस A का उपसमुच्चय जो होंगे वो सारे रिलेशन बनेंगे इसमें, क्योंकि इस बार हमारे पास समुच्चय सिर्फ A दिया है, यानी A से A में कुल कितने संबंध हो सकते हैं, समुच्चय A से समुच्चय A में कुल संबंधों की संख्या यदि समुच्चय A में हमें मान लो m अवयव दे रखे हो, माना समुच्चय A में अगर m अवयव है तो A से A में कुल संबंधों की संख्या क्या होगी, अगर A में हमारे पास m अवयव है तो A क्रॉस A में कुल कितने अवयव होंगे, m क्रॉस m यानी m स्क्वायर, और A से A में कुल संबंधों की संख्या है वो हमेशा A क्रॉस A का उपसमुच्चय होता है, तो A क्रॉस A के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर जितने इसमें अवयव है उसमें अवयव है m स्क्वायर, तो 2 की पावर m स्क्वायर। A से A में कुल कितने संबंध हो सकते हैं अधिकतम, तो 2 की पावर m स्क्वायर, जहाँ पे m का मतलब है समुच्चय A में जितने अवयव है, और वो ये इस सवाल की तरह अगर अरिक्त संबंध आपसे पूछे हैं तो इसमें से -1 कर देंगे हम। इसके बाद है संबंध का प्रांत तथा परास। प्रांत यानी डोमेन, परास यानी रेंज। तो जो भी रिलेशन डिफाइन किया गया है उसका डोमेन यानी प्रांत क्या होगा और उसकी रेंज यानी परास क्या होगी। तो इस तरफ आप देखो, मान लो इसमें हमने समुच्चय ए और बी में एक ये संबंध परिभाषित किया था, तो इसमें जो अवयव प्रथम स्थान पे है
या ये कह लो कि जो अवयव समुच्चय ए के हैं इसमें, तो समुच्चय ए के अवयव कौन से होते हैं जो प्रथम स्थान पे होते हैं, ये वाले। तो समुच्चय ए के जो अवयव हैं किसी रिलेशन में वो उसके प्रांत कहलाते हैं, और जो अवयव समुच्चय बी के हैं रिलेशन में वो उसके रेंज या परास कहलाती है। तो ये जो है 4 5 4 ये इसके परास। तो जो भी रिलेशन आर है, आर का प्रांत की परिभाषा क्या हो जाएगी, A बिलोंग्स टू A, यानी समुच्चय A के वे अवयव A जहां पे A, B बिलोंग्स टू R, यानी जो रिलेशन डिफाइन किया गया है A, B टाइप का, उसमें से जो प्रथम अवयव है वो सारे उनको जब इकट्ठा करेंगे हम तो वो प्रांत के अवयव हमें मिलेंगे। यहाँ पे B किससे दिया गया है, समुच्चय B से। तो इस प्रकार का जो भी रिलेशन है उसमें जो प्रथम अवयव है वो सारे मिलके प्रांत का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार R का रिलेशन R है उसका, उसके बाद हमें परास याद करनी है, रेंज। तो उसकी परास क्या हो जाएगी, समुच्चय B के जो भी अवयव है रिलेशन में, B बिलोंग्स टू B where AB बिलोंग्स टू R and A बिलोंग्स टू A, तो वो सारे B हम कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, जहां पे A, B जो रिलेशन है, आपको जो भी रिलेशन आपको दे रखा है A, B टाइप का, उसमें जो B वाले अवयव है यानी सेकंड जो है उनको जब कलेक्ट आप करोगे, उनका जो समुच्चय बनाओगे तो वो उसका परास कहलाती है। और ये जो समुच्चय B है ये उसका संबंध का परिसर कहलाता है, जबकि परास समुच्चय B के वे अवयव कहलाएंगे जो रिलेशन में है, जो संबंध में दे रखे हैं। तो ये जो रिलेशन आपको दे रखा था 1, 4, 2, 5 और 3, 4, इसमें प्रांत जो है R का वो क्या हो जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं इस तरफ। तो R का प्रांत 1, 2, 3 और R का परास, R की परास ये हो जाएगी जो B के अवयव है 4, 5 और 4, तो 4, 5 ये उसकी परास या रेंज हो जाएगी। एक क्वेश्चन करते हैं हम, यदि A बराबर ABC, A समुच्चय में 3 अवयव दे रखे ABC, तो A में परिभाषित किए जाने वाले सभी संभव अरिक्त संबंधों की संख्या। A में आपको दे रखा है सवाल में A, B, C 3 अवयव है, यानी कार्डिनलिटी इसकी, कार्डिनल नंबर या गुणात्मक संख्या जो है इसकी वो क्या हो जाएगी, 3 अवयव है इसमें। तो A से A में कुल संबंध कितने हो सकते हैं, A से A में कुल संबंध, अभी हमने इस तरफ लिखा था A से A में कुल संबंधों की संख्या होती है 2 की पावर m², जहां m समुच्चय A के अवयव की संख्या है। समुच्चय A में हमारे पास 3 अवयव है तो m का मान है 3, तो कुल संबंध कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 का स्क्वायर यानी 2 की पावर 9 यानी 512। तो 512 A से A में कुल संबंध है। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि A से A में कुल अरिक्त संबंधों की संख्या। तो अरिक्त संबंधों की संख्या आपको बताया मैंने, पाई हमेशा इसका समुच्चय होता है, एक रिलेशन होता है, उसको हटा देंगे रिक्त को, तो अरिक्त समुच्चयों की संख्या हो जाएगी 512 - 1 = 511। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि
एन में एक संबंध दे रखा है, एक 1,2, 2,5, 3,10, 4,17 और ये रूल चल रहा है। तो इसको नियम रूप में बताना है कि कौन सा नियम में से सही है। रिलेशन में इस प्रकार से हमें दे रखा है, वन इज रिलेटेड टू 2, 2,5, 3,10, 4,17 और ऐसे ही चलता जा रहा है। तो हमें इसको नियम रूप में लिखना है कि नियम रूप में इसमें से कौन सा होगा ऑप्शन सही। तो इसको आप एक बार ऐसे रूल से देख सकते हो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 है ये 2, या इसको 1 + 1 ऐसे लिख दो, ये 4 + 1 3, ये जो 10 है ये 9 + 1, ये 4 है ये 16 + 1। समझने के लिए हमने ऐसे लिखा है ताकि आप समझ जाओ कि इसका स्क्वायर ये है +1, 2 का स्क्वायर 4 है +1, 3 का स्क्वायर 9 है +1, 4 का स्क्वायर 16 +1, यानी हर एक जो अगला पद है वो पहले का जो स्क्वायर +1 जब करोगे तो वो सेकंड इसमें आपको मिल जाएगा। तो जो रिलेशन आर है वो इस प्रकार से है, x, y टाइप का है, वेयर x and y belongs to नेचुरल नंबर या पूर्णांक संख्या बोल सकते हो आप, यहाँ पे नेचुरल नंबर ही है, एक से स्टार्ट हो रहा है, और y जो सेकंड नंबर पे जो है वो फर्स्ट का स्क्वायर +1 है, यानी y = x² + 1। तो ये रूल हो जाएगा। ऑप्शन से आप देखोगे ऑप्शन सेकंड इसमें सही हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन नंबर आप 6 में भी देख सकते हो, यदि समुच्चय A में 1, 2 अवयव दे रखे हैं तब A पर परिभाषित सभी अरिक्त संबंधों की संख्या लिखिए। तो अगर A में 2 अवयव है, जैसे अभी सवाल किया था, तो A क्रॉस A में कुल 4 अवयव हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर, और उसके सभी उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर 4 यानी 16, और अरिक्त संबंध आपसे पूछे हैं तो 16 - 1 15, तो इसका आंसर 15 हो जाएगा। उसके बाद ये 10वां क्वेश्चन, यदि A 8 से कम समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और B 7 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है तो A से B में कुल संबंधों की संख्या पूछी है। तो आप देख सकते हो कि A में 8 से कम समप्राकृत संख्या है, तो समप्राकृत संख्या 8 से कम 2, 4, 6, तो इसमें कुल अवयव हो जाएंगे 3। समुच्चय B में 7 से कम अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5 और नेक्स्ट 7 होती है, जबकि 7 से कम पूछा है तो इसमें भी 3 अवयव होंगे हमारे पास, 2, 3 और 5। तो A से B में कुल संबंधों की संख्या, तो समुच्चय A में 8 से कम और समप्राकृत संख्याएं, तो समप्राकृत संख्या वैसे प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और समप्राकृत संख्या बोला है तो 2 से शुरू होगी, 2, 4, 6 और अगली होती है 8। सवाल में कहा 8 से कम यानी कि 2, 4, 6, तो इसमें कितने अवयव हो गए? 3 अवयव हैं। इसी प्रकार समुच्चय B में 7 से कम अभाज्य संख्या है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, अगली आएगी 7 से कम कहा है हमें, तो इसमें भी 3 अवयव है।
आप देखोगे ए क्रॉस बी में कुल कितने अवयव हो जाएंगे, 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर यानी 9। तो इसके कुल जितने उपसमुच्चय होंगे ए क्रॉस बी के उतने ही रिलेशन हम ए से बी में डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके उपसमुच्चय या ए से बी में परिभाषित संबंध बराबर 2 की पावर 3 का स्क्वायर 2 की पावर 9 512। इसका आंसर होगा 512। अरिक्त समुच्चय अगर अरिक्त संबंध कहा जाता तो इसमें से एक कम कर देते हैं, हम 511 लिखते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिलेशंस या संबंधों के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिलेशंस या संबंधों के प्रकार। तो कुल सबसे पहला है इसमें रिक्त संबंध। तो हमें पता है कि मान लो समुच्चय ए पे कुल संबंध जो होंगे वो हमेशा ए क्रॉस ए के उपसमुच्चय होते हैं। अब कोई भी समुच्चय ले लो, उसका उपसमुच्चय हमेशा एक फाई तो एक उपसमुच्चय होता ही होता है। तो ये जो फाई है इसका उपसमुच्चय और इसके सभी उपसमुच्चय एक संबंध होते हैं। तो ये जो फाई संबंध है इसको हम कहते हैं रिक्त संबंध। दूसरा होता है इसमें सार्वत्रिक संबंध या यूनिवर्सल रिलेशन। तो हमें यह भी पता है कि ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय स्वयं ए क्रॉस ए भी होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ये हमने पढ़ा था। तो ये एक रिलेशन भी होगा क्योंकि इसके सभी उपसमुच्चय एक रिलेशन होते हैं। अब इस प्रकार का जो भी रिलेशन होगा ए में उसको हम सार्वत्रिक रिलेशन या सार्वत्रिक संबंध या यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तीसरा है तत्समक संबंध या आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन होती है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए। तो इस प्रकार का संबंध जिसमें प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो और ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इस प्रकार का संबंध जिसमें समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव सिर्फ और सिर्फ स्वयं से संबंधित हो, तो इस प्रकार के संबंध को हम तत्समक संबंध कहेंगे। फॉर एग्जांपल माना समुच्चय ए में 1 2 3 तीन अवयव है, तो एक रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन किया गया है जिसमें 1, 1 2, 2 एंड 3, 3। तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे तत्समक संबंध, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव एक से संबंधित है, 2 से और 3 से। तो इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव सिर्फ और सिर्फ स्वयं से संबंधित है, तो इस समुच्चय को हम तत्समक समुच्चय बोलेंगे, तत्समक संबंध बोलेंगे। अगर इसमें 1, 3 अगर ये ऐड हो जाता तो आप देखोगे कि इसमें प्रत्येक अवयव स्वयं से तो संबंधित है, परंतु एक अवयव ऐसा भी है जो इस कंडीशन के अलावा है, तो इसको हम तत्समक संबंध नहीं कहेंगे। इसकी कंडीशन होती है कि सिर्फ और सिर्फ स्वयं से ही संबंधित होना चाहिए अवयव, किसी दूसरी संख्या से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो ये होता है तत्समक संबंध। उसके बाद नंबर 4 पे है स्वतुल्य संबंध।
या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन या समतुल्य संबंध का मतलब है कि इसमें a, a belongs to R for all a belongs to a, यानी समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। समुच्चय का a का कोई भी अवयव है, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। उसके अलावा वो अवयव किसी और अवयव से संबंधित हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो चाहे नहीं हो, परंतु वो स्वयं से संबंधित होना चाहिए। ये अंतर होता है तत्समक संबंध और समतुल्य में। तत्समक में है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं से संबंधित होना चाहिए, जबकि समतुल्य में है कि वो स्वयं से संबंधित तो है, होना ही चाहिए, उसके अलावा अगर किसी और से भी संबंधित है तो भी वो समतुल्य संबंध कहलाएगा। जबकि तत्समक में अगर वो अवयव किसी दूसरे अवयव से संबंधित है तो वो तत्समक संबंध नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए इसमें भी यही एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अगर इसमें जो रिलेशन R है 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 एंड 1, 3, तो ये जो संबंध है ये समतुल्य संबंध कहलाएगा, परंतु तत्समक नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्वयं से संबंधित नहीं है। एक अवयव ऐसा भी है, एक जो 3 से संबंधित है, स्वयं से नहीं है, स्वयं के अलावा भी दूसरे से है, तो ये तत्समक तो नहीं होगा परंतु समतुल्य है, क्योंकि समतुल्य में यही कंडीशन है कि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित तो होना चाहिए। तो आप देखोगे A में जो 3 अवयव थे 1, 2, 3, एक से संबंधित है, 2 से और 3 से, तो ये कंडीशन कंप्लीट होती है। बाकी चाहे आप ये किसी और से रिलेटेड हो नहीं हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होता है समतुल्य संबंध। नेक्स्ट 5वां है सममित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन। सममित संबंध का मतलब है कि इफ A रिलेटेड है B से, यानी A और B आपस में रिलेटेड है, तो B का वही रिलेशन A से भी होना चाहिए। अगर A, B R में है तो B, A भी R में होना चाहिए। तो इस प्रकार के संबंध को बोलते हैं सममित संबंध। एग्जाम्पल के लिए अगर समुच्चय A में 1, 2, 3 3 अवयव है तो एक रिलेशन इस प्रकार से हमें दे रखा हो 1, 2, 2, 1, तो ये समुच्चय ये जो संबंध है ये सममित संबंध कहलाएगा, क्योंकि आप देखोगे अगर 1 2 से संबंधित है तो 2 1 से भी संबंधित है, यानी A अगर B से रिलेटेड हो तो B भी A से रिलेटेड होना चाहिए। तो इस प्रकार के संबंध को सममित संबंध कहते हैं। नंबर 6 है प्रतिसम्मित संबंध या एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो प्रतिसम्मित संबंध का मतलब है कि इफ A is related to B, अगर A B से संबंधित है तो B A से संबंधित होगा if and only if A is equal to B। प्रतिसम्मित संबंध होगा यदि A अगर B से संबंधित है तो B A से तभी और केवल तभी संबंधित हो सकता है जब A और B दोनों बराबर हो। एग्जाम्पल के लिए एक
रिलेशन आर इस प्रकार डिफाइन है कि ए बी का भाजक है। इस प्रकार से रिलेशन है कि ए बी का भाजक है। तो ये जो संबंध है ये सममित है या प्रतिसम्मित है, ये देखने के लिए ए बी से रिलेटेड है इफ ए इज रिलेटेड टू बी, यानी कि इसका मतलब हुआ कि ए बी का भाजक है, यानी ए जो है वो बी को डिवाइड करता है और अब बी अगर ए का बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए अगर सममित है तो, है ना। ए अगर बी से रिलेटेड हो तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। बी ए से रिलेटेड होगा तो ए और बी को आपस में चेंज कर दो, बी ए का भाजक है। तो अगर ये हमें दे रखा है, ये गिवन है, अगर हमें ये दे रखा है कि बी को ए डिवाइड कर रहा है तो, और ये वाला बोल रहा है कि अगर ए को बी डिवाइड कर दे तो ये बी ए से संबंधित हो सकता है, जबकि हम जानते हैं कि अगर बी ए को ए बी को डिवाइड कर रहा है तो बी ए को डिवाइड हमेशा नहीं करेगा, सिर्फ एक कंडीशन में करेगा, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। तो ए अगर बी का भाजक है तो बी ए का भाजक तभी और केवल तभी हो सकता है जब ए और बी बराबर हो, यानी कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से उसी रिलेशन से तभी और केवल तभी रिलेटेड होगा जब दोनों बराबर हो। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है वो होता है प्रतिसम्मित संबंध। तो ये जो ए बी का भाजक है ये संबंध प्रतिसम्मित संबंध होता है। और नेक्स्ट इसके बाद है संक्रामक। नंबर 7 है संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध का मतलब है इफ ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी एंड B is related to C, then A is related to C। तो इस प्रकार का कोई संबंध होता है तो उसको हम संक्रामक संबंध बोलते हैं, यानी A का संबंध B से है और वही संबंध B का अगर C से है तो उसी संबंध के अनुसार अगर A B C से संबंधित हो जाए तो इस प्रकार का संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समुच्चय ए में 1 2 3 संख्याएं हैं और एक रिलेशन इस प्रकार से हमें दे रखा है 1, 2, 2, 3, 1, तो आप देखोगे कि अगर 1 2 से संबंधित है और 2 3 से संबंधित है तो वही कंडीशन आ गई, ए बी से संबंधित है बी सी से, तो ए और सी का आपस में रिलेशन होना चाहिए। अब इसमें दे रखा है 1 का 2 से संबंध है, 2 का 3 से है, तो 1 का 3 से होना चाहिए, वो हमें दे रखा है, यानी ये जो संबंध दिया है ये संक्रामक या ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसके बाद नेक्स्ट 8वां है तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया है या इसको पूरा ही लिख देता हूं, चलो। इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध होता है अगर वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करे।
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट होती है अगर वो रिफ्लेक्सिव हो, जो रिलेशन दे रखा है वो रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य हो संबंध, यानी A, B, सॉरी A, बिलोंग्स टू R और ऑल A बिलोंग्स टू A, यानी प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। दूसरा है सिमेट्रिक, रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए यानी सममित होना चाहिए। इसका मतलब है if A, B belongs to related to R, then B, A also belongs to R। अगर A B से संबंधित है तो B भी A से संबंधित होना चाहिए। और थर्ड है ट्रांजिटिव यानी संक्रामक, संबंध संक्रामक होना चाहिए, यानी कि if A, B belongs to R and B, C belongs to R, this is implied that A, C belongs to R, यानी A अगर B से संबंधित है, B C से संबंधित है तो A और A भी C से संबंधित होना चाहिए। अगर कोई रिलेशन, कोई संबंध ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, समतुल्य, सममित और संक्रामक, तो उस संबंध को तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। और थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अलग नेक्स्ट है 9th, आंशिक क्रम संबंध। या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो आंशिक क्रम संबंध होता है फर्स्ट कंडीशन अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सेकंड कंडीशन है एंटीसिमेट्रिक हो, और थर्ड है ट्रांजिटिव। तो एंटीसिमेट्रिक का मतलब है कि यदि A B से रिलेटेड है तो B A से रिलेटेड तभी होगा if and only if A is equal to B। तो इस प्रकार के संबंध को, ऐसा संबंध जो इन तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, उसको हम आंशिक क्रम संबंध या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अशून्य पूर्णांकों के समुच्चय में एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि x रिलेटेड टू y, x की पावर y बराबर y की पावर x। ठीक है, x y से रिलेटेड है इफ एंड ओनली इफ x की पावर y बराबर y की पावर x, तब R क्या है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया है x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x की पावर y बराबर y की पावर x। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव है। इसके लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी कि A, बिलोंग, यानी A का A से रिलेशन, यानी अवयव का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। तो हम एक अवयव ले लेते हैं x, पूर्णांक संख्या दे रखी है, ठीक है, वेयर इसमें दे रखा है x, y बिलोंग्स टू z। पूर्णांक संख्या है x और y, तो हमने पूर्णांक संख्या ले ली x बिलोंग्स टू z। तो x
का x से रिलेशन है या नहीं वो देखते हैं। x का x से रिलेशन होगा यदि x की पावर x और y की जगह, दोनों की जगह हम या y की जगह x रख देते हैं, तो x की पावर x बराबर x की पावर x, तो ये हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब है कि x प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होगा। इसमें ये दिया है कि x इस पहले की पावर दूसरी और दूसरे की पावर पहली, ये दोनों बराबर आनी चाहिए। तो आप इसमें देखोगे फर्स्ट की पावर सेकंड करो या सेकंड की पावर फर्स्ट करो, दोनों बराबर आते हैं हमेशा। तो इसका मतलब है कि x प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है। तो ये संबंध जो है वो समतुल्य है। नेक्स्ट है सेकंड, इसमें क्या ये सममित है? तो दो अवयव ले लेते हैं। लेट x, y बिलोंग्स टू z। पूर्णांक संख्याएं हैं नॉन जीरो। तो अब हमें ये तो दे रखा है इफ x इज रिलेटेड टू y, यानी ये तो हमें दिया हुआ है कि x, या इसको गिवन कर देता हूं, x y से रिलेटेड है, यानी कि x की पावर y बराबर है y की पावर x। तो क्या y x से रिलेटेड होगा? देखते हैं। अगर y x से रिलेटेड हुआ तो y की पावर x बराबर होना चाहिए x की पावर y के। फर्स्ट की पावर सेकंड बराबर होना चाहिए सेकंड की पावर फर्स्ट। तो आप देखोगे ये भी इसके बराबर है, क्योंकि x की पावर y, इन दोनों को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इम्प्लाइड बाय, इसका मतलब ये है कि y, x बिलोंग्स टू r। अगर x, y बिलोंग करता है, x y से रिलेटेड है, तो y भी x से उसी रिलेशन से रिलेटेड है। तो ये सममित भी है। थर्ड, संक्रामक या ट्रांजिटिव। संक्रामक में ये होती है कि if a is related to b, या x y में है x is related to y, y is related to z, this is implies that x is related to z। ये हमें सिद्ध करना, ये दो हमें दे रखे हैं कि x y से रिलेटेड है और y z से, तो क्या x और z आपस में रिलेटेड है? अगर हुए तो ये संबंध संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है x is related to y, इसका मतलब है x की पावर y बराबर y की पावर x है। ये रिलेशन जो हमें दे रखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड हमें गिवन है y is related to z, ये वाला। इसका मतलब है ये रिलेशन जब लगाओगे तो फर्स्ट की पावर सेकंड बराबर सेकंड की पावर फर्स्ट। अगर रिलेटेड है तो फिर रिलेशन वही है। तो इस फॉर्मूले से ये हो गया। तो हमें ये प्रूफ करना है कि क्या x की पावर x z से रिलेटेड है। x z से रिलेटेड तभी हो सकता है जब उस रूल को फॉलो करे, यानी x की पावर z बराबर z की पावर x, ये बराबर आ जाए तो x z से रिलेटेड होगा। तो हमारा टारगेट है इन दोनों इक्वेशन की सहायता से ये दोनों x की पावर z बराबर z की पावर x आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में y वाले को सेम कर देते हैं y की पावर। तो इसमें y की पावर x है, यहाँ y की पावर z है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दोनों तरफ x की पावर z कर देते हैं। और इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड में y की पावर दोनों तरफ इसकी पावर x कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमें x चाहिए, यहाँ z y होता ना, फर्स्ट की पावर सेकंड, y की पावर z और z की पावर y। तो और सेकंड में अब हम क्योंकि y की पावर सेम करना है तो इसकी पावर z कर दी, तो x इंटू z हो गया। यहाँ z के साथ x का मल्टीप्लाई करना है तो इस तरफ दोनों की पावर
x कर दी तो z की पावर y और e की पावर x। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x की पावर y इंटू z बराबर y की पावर xz और ये हो गया y की पावर zx बराबर z की पावर ये हो गया zx और ये हो गया xy। अब कंपैरिजन करोगे दोनों का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 तो y की पावर xz और y की पावर zx तो ये वैल्यू इसमें रख दो तो फ्रॉम 3 एंड 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 y की पावर जब ये इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो x की पावर yz बराबर z की पावर xy x की पावर अब आप देखोगे y कॉमन है तो x की पावर z की पावर y और z की पावर x और की पावर y पावर आपस में कैंसिल कर दो हटा दो तो x की पावर z बराबर z की पावर x। ये अगर बराबर आ गया इसका मतलब इससे ये प्रकट होता है कि x इज रिलेटेड टू z। तो हमें दिया था x y से रिलेटेड है y z से रिलेटेड है तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर ये x y से और y z से रिलेटेड है तो x भी z से रिलेटेड होगा और अगर ये इससे रिलेटेड है तो ये पॉजिटिव होगा ये संक्रामक होगा संबंध। तो आप देखोगे इस क्वेश्चन में ये जो हमें संबंध दे रखा है ये समतुल्य भी है सममित भी है और संक्रामक भी है तो इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा समतुल्य सममित और संक्रामक। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब इसका एक 9वां क्वेश्चन लास्ट वो भी कर लेते हैं। a बराबर 1 2 3 तो समपुच्य a में 1 2 3 अवयव है और एक संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि 1, 1 का 1 से रिलेशन 1, 2 2, 1 2, 2, 3, 3 3, 1 2, 3 3, 2 तो R की समतुल्यता सममितता और संक्रामकता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये समतुल्य है। तो आपको परिभाषा बताई थी कोई भी संबंध समतुल्य संबंध होता है यदि इसके प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध हो यानी अब इसमें 3 अवयव है 1 2 3 तो 1 का संबंध 1 से होना चाहिए 2 का संबंध 2 से और अगर 3 का संबंध 3 से। ये तीनों अगर R में दे रखे रिलेशन में तो ये समतुल्य संबंध होगा। अब देख लेते हैं तो 1, 1 दे रखा है 2 का रिलेशन 2 से और 3 का 3 से तीनों दे रखे हैं तो ये संबंध समतुल्य संबंध है। सेकंड सममित संबंध या सिमेट्रिक कहलाएगा। तो इसके लिए आप देखोगे 1, 2 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का 1 से भी है। अगर 1 का 3 से है तो 3 का 1 से भी है। 2 का 3 से है तो 3 का 2 से भी है। यानी आपस में अगर a का रिलेशन b से हो तो b का वापस a से होना चाहिए। तो आप इन तीनों में देखो 1 का 2 से है तो 2 का 1 से भी है। 1 का रिलेशन 3 से है तो 3 का 1 से है और 2 का रिलेशन 3 से है तो 3 का वापस 2 से है। तो ये जो संबंध है वो समतुल्य ये सममित होगा। अगर 1, 2 है तो 2, 1 बिलोंग्स टू R
का रिलेशन अगर 3 से है तो 3 का वापिस 1 से भी है, और अगर 2 का रिलेशन 3 से है तो 3 का वापिस 2 से है। इस प्रकार ये सममित भी है, तो समतुल्य है, यस समतुल्य है, सममित भी है। और नंबर 3 संक्रामक संबंध होता है या नहीं ये देखना है। तो एक का संबंध इसमें आपको दे रखा है कि एक का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, एक का संबंध 2 से, 2 का 3 से। तो संक्रामक संबंध होता है क्या, एक का 3 से है, एक का 3 से आपको दे रखा है, दिस इज इंप्लाइज दैट 1 इज रिलेटेड टू 3। तो ये उसके बाद 2 का 1 से है, एक का 3 से है, तो 2 का 3 से होना चाहिए, तो 2 का 1 से है, एक का रिलेशन 3 से है, तो इस हिसाब से तो फिर एक 2 का 3 से होना चाहिए, और 2 का 3 से रिलेशन इसमें है। और उसके अलावा उसके अलावा 3 का 2 से है और 2 का 1 से है, तो 3 का भी 1 से होना चाहिए, तो ये 3 का 1 से। तो आप देखोगे कि ये तीनों कंडीशन कंप्लीट कर रहा है, तो ये समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो ये संबंध समतुल्य भी है, सममित और संक्रामक तीनों है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हम आरपीएससी में इससे रिलेटेड आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।